चलिए, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये बैच आपके लिए लाया गया है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस बार जो सिलेबस है ना, वो जो सिलेबस है उसको एक तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना डीप क्वेश्चन करता है उतना डीप जा करके हम चीजों को पढ़ें, और जितना सेगमेंट आपके सिलेबस का है वो सारा हिस्सा एकदम प्रॉपर हमारा तैयार हो। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप व्यापम का पैटर्न देखते हैं तो व्यापम के पैटर्न में आपको कुछ कुछ चीजें नई देखने को जरूर मिलती हैं। जैसे अभी आपने अमीन वगैरह का एग्जाम दिए हैं क्या? हाँ, अमीन के एग्जाम में आपको तीन चार चीजें ना नई दिखी होंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया है। व्यापम के जो ट्रेडिशनल पैटर्न है और इस वाले पैटर्न में थोड़ा सा मुझे अंतर जो मिला है, सबसे पहला अंतर तो मुझे मिला है मैथ्स और रीजनिंग के पैटर्न को लेकर के। मैथ्स और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पुराने ये तरीके से पूछना अब व्यापम जो है उसने थोड़ा कम किया है। जो एकदम फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे मैथ्स रीजनिंग के, उसके क्वेश्चन थोड़े से कम दिखे हैं, है ना। आप देखिएगा पैटर्न उसको। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जब उसमें जंप करें पढ़ने के लिए जब आए, तो तीन चार चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस सबसे पहले हमारे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, उस एग्जाम के पैटर्न का, यानी क्वेश्चन कैसा आ रहा है वो हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अंक कितना कितना किस में बटा हुआ है, ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इन तीनों को ध्यान में रख करके यदि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा फलदायक होता है। क्योंकि अगर ये तीनों चीजों को इग्नोर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है भटकोगे, है कि नहीं। सिलेबस आपको बता देता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो एकदम क्लियर लिखा होता है सिलेबस में। पैटर्न आपको बता देता है कि आपको कैसे पढ़ना है, चीजों को सीखने का अप्रोच क्या होगा आपका, वो आपको पैटर्न बता देता है। और कितना पढ़ना है ये बता देता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अगर कोई हिस्सा है इतिहास या सामाजिक अध्ययन वाला हिस्सा, है ना, मान लो इतिहास है, वो 2 नंबर का पूछने वाला है या 4 नंबर का पूछने वाला है। इसकी जगह मुझे इंग्लिश दिख रहा है जिसमें आने हैं 25 नंबर के क्वेश्चन, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा ज्यादा फोकस किस में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो इसमें मेहनत भी मुझे ज्यादा करनी होगी। ये 2 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन ठीक है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर यहां से कोई कठिन क्वेश्चन आया तो सबके लिए कठिन होगा, और अगर सरल आया तो बाकियों के लिए सरल है तो सर मेरे लिए भी सरल होगा। एकदम स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग स्टडी कराइएगा। अरे सीजीपीएससी का अप्रोच एकदम अलग होता है पढ़ने का। ठीक है, सीजीपीएससी के अप्रोच में आप मेंस की आंसर राइटिंग को ध्यान में रखते हैं, है कि नहीं। यहां पर आपको आंसर राइटिंग जैसी कोई चीज तो है नहीं, तो वहां पर ठीक, तो वहां पर आप जब अप्रोच अपनाते हैं सीजीपीएससी का, तो सीजीपीएससी में प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान ही आपको मेंस का अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मेंस के अप्रोच को सोचेंगे कि मेंस जो है वो आखिरी के 2 महीने में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कर लेंगे, तो वो नहीं होता। वो बहुत अलग अप्रोच है, वो बहुत अलग स्ट्रीम है एकदम। प्रीलिम्स निकाल भी लोगे, चलो मान लो एमसीक्यू पैटर्न में तैयार करके प्री निकाल भी लिए, आगे क्या? आगे क्या? आपको तो अल्टीमेटली उद्देश्य मेंस में अपीयर होना थोड़ी है, आपका अल्टीमेट उद्देश्य तो ये है, ये अचीव करना, है कि नहीं। तो उसका अप्रोच एकदम अलग होता है ना, लेखनी। तो उसको अगर उस अप्रोच में पढ़ना है तो उसके लिए सीजीपीएससी की ही बैच पढ़िए, ज्यादा सही है। ठीक है, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये तीन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए। तीन चीजें, सिलेबस अच्छे से ध्यान रखिए,
सिलेबस में कौन कौन से बिंदु में क्या क्या लिखा हुआ है वो अपने को पता होना चाहिए। पैटर्न अपने को पता होना चाहिए कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इस सिलेबस के इन बिंदुओं से। और तीसरी बात कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है थ्रू आउट सिलेबस, वो हमको देखना चाहिए। अभी जो व्यापम का पैटर्न मैंने देखा उसमें एक चीज वापस से आते हैं जो मुझे अलग लगी, वो थी मैथ्स और रीजनिंग का पूछने का तरीका। मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिया है, जबकि जनरली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये दिया नहीं जाता है। यहां पर आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है। यहां पर आपको क्वेश्चन जो है वो खासकर मैथ्स वाले हिस्से में आपको सॉल्व करने का तरीका पूछा है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का ट्रेडिशनल तरीका नहीं है पूछने का, लेकिन अब पूछ रहा है, मतलब मान के चलिए कि अगले 2-3 साल इस पैटर्न के कुछ कुछ प्रश्न तो आपको दिखते रहेंगे। हो सकता है 2-4 एग्जाम में ना भी दिखे, लेकिन इसके क्वेश्चन अब दिखते रहेंगे। ठीक। दूसरा अंतर जो मुझे लगा उसके ट्रेडिशनल पैटर्न में, वो हिंदी में मुझे थोड़ा सा दिखा। हिंदी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मुझे दिखे, जहां पर आपका अप्रोच एकदम अलग होता है ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की तुलना में, एकदम अलग तरीका। ठीक है, तो नए पैटर्न को ध्यान में रख करके ही अपने को तैयारी करनी होगी। ठीक। तीसरा जो मुझे इसमें दिखा अमीन पटवारी के एग्जाम में, वो था इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो पिछले बार जब एग्जाम हुआ था ना तो 150 अंक का हुआ था। इस बार ये एग्जाम हुआ है 100 अंक का। तो अब जितने भी एग्जाम हैं व्यापम 100 नंबर के दायरे में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसके संबंध में एक लेटर भी अभी बीच में जारी हुआ है, जिसमें व्यापम जो है उसने 100 नंबर के सिलेबस की बात कही है। ठीक है, 100 नंबर के लिए जो सिलेबस बन सकता है, बेस्ट सिलेबस जो हो सकता है, उसकी डिमांड की गई है। तो ये जो 100 नंबर का सिलेबस है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हिस्से वही रहने वाले हैं, बस मार्क्स थोड़े 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 कम कर दिए जाएंगे। कैसे सर? जैसे जैसे आप वर्ग 2 का सिलेबस देखें, वर्ग 2 का सिलेबस, तो वर्ग 2 के सिलेबस में जब 150 अंक का ये सिलेबस था, तो उस सिलेबस में क्या क्या था? आपको सीडीपी देखने को मिलता था 30 अंक का मिलता था। इसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी 25-25 अंक के मिलते थे। हिंदी 25 अंक, इंग्लिश 25 अंक, ये तीनों मिलाकर के 80 नंबर हो जाते हैं। सोचो, ये तीनों मिलाकर के 80 नंबर है, 50% से ज्यादा है कि नहीं? इसके बाद एक हिस्सा है गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 नंबर। ठीक है, इसके बाद एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन आपको देखने को मिलता था 20 नंबर का। इसके बाद एक हिस्से में रहता था कंप्यूटर। कंप्यूटर रहता था 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान रहता था 10 नंबर का। तो कुल मिलाकर यहां से देखा जाए तो 150 अंक का सिलेबस आपका बनता था। ठीक है, अब वर्ग 2 के यदि हम सिलेबस की बात करें कि इस सिलेबस में अगले एग्जाम में क्या रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पूरे सेक्शन वाइज कोई छेड़खानी करेगा। वो यहां डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यहां डिफरेंस क्रिएट करेगा, मतलब जो ज्यादा नंबर का है उसको थोड़ा 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 इसकी कॉस्ट कटिंग करेगा। ठीक है, मतलब जो 30 नंबर का आता था हो सकता है उसको 20 नंबर का या 25 नंबर का कर दे, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख करके। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो 20 या इसको 25 नंबर का कर देगा। वैसे ही हिंदी है 25 अंक का, अंग्रेजी 25 अंक का, इसको 10-10 नंबर का कर देगा।
इसको 15 नंबर का कर देगा, हो सकता है। मतलब कहने का अब ये नहीं है ना कि मैं बोल रहा हूं वैसे ही होगा, ये उसके पास बिल्कुल प्रारूप होगा कि हमको इतने इतने नंबर का इस हिस्से को करना है। ठीक है, तो वर्ग 2 का सिलेबस आपको इस प्रकार से मिलता है, इसको 100 नंबर में समायोजित करने की कोशिश बिल्कुल करेगा वो। ठीक है, क्योंकि अब व्यापम जो है वो लगभग सारे एग्जाम 100 नंबर का लेने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए प्रारूप मांगा गया है, सिलेबस एक जो बेस्ट सिलेबस हो सकता है उसकी मांग की गई है। तो ये सिलेबस आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। ठीक, अब वर्ग 3 के यदि हम सिलेबस की बात करें इसी प्रकार, तो वर्ग 3 के सिलेबस में भी इसी प्रकार का कुछ आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जिसमें सीडीपी आपको देखने को मिलता है 30 अंक का है, हिंदी और अंग्रेजी ये 25-25 अंक के हैं। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा गणित, जो कि 30 अंक का है। केवल गणित होता है ना, इसमें गणित और विज्ञान नहीं है, गणित और विज्ञान यहां है, यहां केवल गणित है। इसके अलावा आपको यहां पर मिलेगा पर्यावरण अध्ययन, यहां सामाजिक अध्ययन है, यहां होता है पर्यावरण अध्ययन, ये 20 अंक का है। सेम यहां पर आपको दिखेगा कंप्यूटर है 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान है 10 अंक का। तो कुल मिलाकर 150 अंक का सिलेबस यहां भी बनता है। ठीक है, 150 अंक का सिलेबस यहां भी, 150 अंक का सिलेबस यहां भी, दोनों जगह पर 150 अंक का सिलेबस। दोनों को समायोजित करेगा वो कितने नंबर में? 100 नंबर में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्या होगा, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि उसके पहले कुछ समय पहले वो जारी कर दे, लेकिन जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम का सिलेबस साथ में आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन के साथ आता है, तो ये मान करके चलिए कि ये सारा जो सिलेबस वाली जो कहानी है वो नोटिफिकेशन के साथ ही अपने अपने डाउट को क्लियर करेगी वो। ठीक है, अब ये तो हो गई सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। ठीक है, कितने लोग हैं जो केवल वर्ग 2 के लिए अपियर हो रहे हो? केवल वर्ग 2, बाकी दोनों में या वर्ग 3 में, है ना? ठीक, ओके। अब इन दोनों सिलेबस में देखा जाए तो एक भाषा है हिंदी भाषा, जो दोनों में कॉमन है। देखा है आपने, आगे जाकर के आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं, तो हिंदी के सिलेबस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पूरे सिलेबस में देखा जाए तो हिंदी का यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है, हिंदी का वेटेज यहाँ पर भी अच्छा खासा है, इसीलिए एक एंड से हम हिंदी को आपकी तैयार कराते रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें तो हिंदी भाषा का सिलेबस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक में मैं रखता हूं वर्ग 3 का सिलेबस, और एक में रखता हूं मैं वर्ग 2 का सिलेबस। वर्ग 3 का यदि आप सिलेबस देखें तो वर्ग 3 के सिलेबस में 9 अध्याय हैं, 9 अध्याय, और ये जो 9 अध्याय हैं ये 6+3 में बटा हुआ है। वैसे ही वर्ग 2 का जो सिलेबस है इसमें 8 अध्याय हैं, और ये 7+1 में बटा हुआ है। ठीक, अभी जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक, 6+3 कहने का मतलब क्या है सर? 6+3 कहने का मतलब है कि इस सिलेबस में 6 जो यूनिट हैं ये व्याकरण के यूनिट हैं, और 3 जो अध्याय हैं वो भाषा शिक्षण के हैं। वैसे ही वर्ग 2 में 7 अध्याय व्याकरण के हैं, और 1 अध्याय जो है ये पेडागोजी का यानी भाषा शिक्षण का है। ठीक, अब इन 6 अध्यायों में क्या है और वर्ग 2 के सिलेबस में क्या अलग है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है वर्ग 2 के लिए और क्या पढ़ना है वर्ग 3 में। ठीक, वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो यहां सिलेबस में
आपको सबसे पहली इकाई में 9 इकाइयां हैं। पहली इकाई में आपको देखने को मिलेगा वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत आपको स्वरों को देखना है, व्यंजनों को देखना। वहां लिखा हुआ है स्वर व्यंजन वर्तनी, केवल इतना लिखा हुआ है। ठीक है, आप जब सिलेबस देखेंगे तो वहां लिखा है इकाई 1 में स्वर व्यंजन वर्तनी, केवल इतना लिखा है। लेकिन केवल स्वर व्यंजन वर्तनी इसमें शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत आपको मेन जो क्वेश्चन है वो आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतने सारे हैं इसमें कि आपको सारे हिस्से को टच करना पड़ता है यदि आपको यहां से स्कोर करना है। और ये ऐसा हिस्सा है जहां से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, आप अगर 20 नंबर का भी सिलेबस मानते हो तो 20 नंबर के सिलेबस में भी आप मान के चलो 2 क्वेश्चन तो वर्णमाला के बनेंगे। ठीक है, इस बार अमीन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए अमीन में वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन नहीं था। वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला अमूमन ऐसा हिस्सा माना जाता है पूरे सिलेबस का, हिंदी का, जहां से एक क्वेश्चन आता है। भले वो उच्चारण स्थल पूछेगा, है कि नहीं, भले वो उच्चारण स्थल पूछ लेगा, भले वो लघु और दीर्घ स्वर पूछ लेगा, लेकिन वो पूछता है वहां से क्वेश्चन। लेकिन इस बार नहीं पूछा है। ठीक है, तो पैटर्न को थोड़ा सा अपडेट करते हुए हमको चलना होगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं अगर आना हुआ तो। इसके अंतर्गत आप स्वरों का विभाजन भी पढ़ते हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये तो आप देखते ही हो। लेकिन इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन में स्वरों का विभाजन आप देखते हो 5 अलग अलग आधारों पर। व्यंजनों का विभाजन आप देखते हो प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ये सारी चीजें हमको देखना होता है। इसके बाद इसी में स्वरों और व्यंजनों में ही आप वर्णों के उच्चारण स्थल को पढ़ते हैं। तो हम लोग के मन में भ्रम रहता है कि सर क च ट त प तो याद है, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, प वर्ग ओष्ठ से रट लिए हैं। लेकिन वो पूछता है श का उच्चारण स्थल क्या है, ए का उच्चारण स्थल क्या है, ओ का उच्चारण स्थल क्या है, व का उच्चारण स्थल, ये पूछता है। अब ये तो किसी वर्ग में नहीं आते, ये तो किसी वर्ग में नहीं आते। तो सर इनको याद करने के लिए आपको कौन सा अप्रोच रखना चाहिए, वो भी हम आगे जाकर के सीखने वाले हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थल अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक आप पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, यानी अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को। इसके अलावा घोषत्व के आधार पर वर्णों को पढ़ते हैं, जिसमें आघोष और सघोष वर्णों को आप इसके अंतर्गत देखते हैं। तो कुल 5 अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्चुअल हिस्से आपको वर्णमाला में मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन आघोष है, कौन सा घोष है, ये अपने को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कौन विवृत स्वर है, कौन अर्ध विवृत है, कौन अर्ध संवृत है, कौन अग्र स्वर है, मध्य स्वर कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन कौन है, स्पर्शी संघर्षी कौन है, संघर्षी कौन है, संघर्षहीन कौन है, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि वो एकदम वन लाइनर फैक्ट आता है, और अगर वो कठिन लग रहा है आपको, मतलब मान के चलो आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है। ठीक है, एकदम बेसिक नॉलेज है वो वर्णमाला का, और अगर उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं मतलब मान करके चलिए कि हमने अपनी वर्णमाला को ठीक से जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ण और वर्णमाला वाला हिस्सा जब आप पूरा हिस्सा कवर करेंगे तब आपको याद होगा। इसके बाद एक हिस्सा इसमें है शब्द एवं शब्द रचना का। ठीक है, सिलेबस में इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, शब्द रचना वहां, यहां का टॉपिक वहां लिखा है, वहां का टॉपिक यहां लिखा है। ठीक है, शब्द एवं शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली देखा जाए तो 4 टॉपिक्स आते हैं।
कौन से 4 टॉपिक आता है? एक टॉपिक आता है सर इसमें संधि, दूसरा टॉपिक है इसमें उपसर्ग, तीसरा टॉपिक आता है प्रत्यय, और चौथा टॉपिक आता है इसमें समास। तो ये 4 टॉपिक आते हैं शब्द रचना के अंतर्गत। ये चारों हिस्से आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, चारों चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों को 5 अलग अलग आधारों पर आप विभाजित करते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर बांटे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, और अंत में आता है अर्थ के आधार पर। तो इनकी संख्याएं आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। इसके फलाना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, देखा होगा। प्रयत्न के इसके प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, बनावट के आधार पर बोला जाता है उसी को। तो ये पूरा विभाजन अपने को देखना है, और इसी विभाजन में कवर होगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। इसी में संकर शब्द भी होंगे, इसी में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द भी होंगे। इसी विभाजन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, 8 प्रकार के शब्दों को कवर करेंगे। इसी में विकारी शब्द और अव्यय कवर होंगे। इसी में आपका सार्थक और निरर्थक शब्द कवर होंगे। तो विभाजन यहां पर से अगर आप देखेंगे तो शब्दों का ये जो विभाजन है ना, ये आपके मूल व्याकरण का हिस्सा है। इसी में जब आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ रहे हो तो वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद फिर आप एंटर करते हो शब्द रूप में। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है शब्द रूप। शब्द रूप की यदि हम बात करें तो 3 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, लिंग, वचन, कारक। ये 3 टॉपिक जो हैं ये शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट करते हैं। शब्द रूप पढ़ने के बाद फिर आते हैं वाक्य। वाक्य, वाक्य के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की इकाई। इसी के बीच में शब्द आएगा पदबंध, तो वाक्य के बीच में पदबंध आता है। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है पदबंध, लेकिन वाक्य लिख दिया मतलब मान के चलो वो पदबंधों को भी पूछ सकता है और पूछता है। टीचर भर्ती तो एक्सपेरिमेंट की जगह है, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, व्यापम को जितना एक्सपेरिमेंट करना रहता है ना वो मैक्सिमम करता है टीचर वाले हिस्से में, बहुत एक से एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, और सिलेबस भी बड़ा है इसका, आप देखोगे तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ना थोड़ा बड़ा तो है। ठीक है, हाँ, तो पदबंधों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद वाक्य के अंग पढ़ेंगे, वाक्य के आवश्यक तत्व पढ़ेंगे, आवश्यक तत्व, यही आप पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों को 2 अलग अलग आधारों पर जो बांटा जाता है, अर्थ और प्रयोग के आधार पर, इन दोनों का विभाजन आपको पढ़ना होगा। इसी के अंतर्गत आप सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, संकेतवाचक, संदेहवाचक वाक्य पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जो आज्ञावाचक और इच्छावाचक वाक्य हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। इन सारों को आप पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, वाक्य भेद के अंतर्गत। ये जब हिस्सा पूरा कंप्लीट होता है तब आप आते हैं व्याकरणिक अशुद्धियों में। व्याकरणिक अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियों में 2 प्रकार की अशुद्धियां हैं, जहां एक तो आप पढ़ते हैं शब्द की अशुद्धि और दूसरा आप पढ़ते हैं वाक्य की अशुद्धि।
ठीक है, शब्द की अशुद्धि में वर्तनी की अशुद्धि आ जाती है, वो उसी में शामिल होती है ना। हाँ, क्योंकि अनेक प्रकार की अशुद्धियां हमको देखने को मिलती है हमारे सिलेबस में। हमारी हिंदी में बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो इन अशुद्धियों को जब आप देखेंगे तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो शब्द की अशुद्धि और वाक्य की अशुद्धि में। ठीक, व्याकरणिक अशुद्धियां पढ़ने के बाद फिर आप आते हो पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, इस वाले हिस्से में। और ये ऐसा हिस्सा है ना जिसको आप कितनी भी पढ़ने की कोशिश कर लो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप देखे होंगे, आप बचपन से लेके आज तक किताब तो उठाए हैं पर्यायवाची पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहले से चालू करते 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 आप अंतिम वाले हिस्से में पहुंचे हो। आज तक पहुंचे हैं? हाँ तक नहीं पहुंचे ना, नहीं पहुंचे, वो कोई नहीं पहुंचता है। ठीक है, उसके लिए बहुत एकाग्रता और एकदम दृढ़ संकल्प लेके बैठना पड़ता है, यार तो खत्म करना ही है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ये, है ना, पूरा सांगो पांग यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा जब खत्म हो जाता है, तब कोई अचानक से हमारा मित्र आता है और पूछता है अरे फलाना किसका पर्यायवाची है, और तब तक हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। होता है ऐसा, और वहीं पे चारों खाने चित्त हो जाते हैं हमारे। बोले अरे यार कहाँ, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, फिर आप जाते हो, फिर पन्ना पलटते हो, फिर आपका मन करता है अरे यार ये तो फिर भूला भूला लग रहा है, फिर पढ़ने बैठते हो। ठीक है, फिर कोई आदमी आएगा बोलेगा फलाना किसका पर्यायवाची, फिर भूल चुके रहते हैं। ये होता है। ठीक है, एकदम स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ऐसा होता है, दुनिया के हर व्यक्ति के साथ पर्यायवाची है ये दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ, सबके साथ होती है ये दिक्कत। ठीक है, हाँ, क्योंकि पर्यायवाची पढ़ने का सबसे सही तरीका तो ये है कि आप साहित्य पढ़ो। साहित्य का मतलब सर किताब उठाओ, ऐसा नहीं कि सर हिंदी की व्याकरण की किताब उठाना है, नहीं। आप किताब उठाओ तुलसीदास की, आप किताब उठाओ सूरदास की, और वहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसको आप याद रखो। ये तरीका होता है पढ़ने का। तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि अच्छा कमल को ये भी बोलते हैं, अरविंद भी बोलते हैं, तब समझ में आएगा। लेकिन सर इतना दिमाग कौन खपाता रहे, और जरूरी थोड़ी है मैं जितने साहित्य पढ़ रहा हूँ उन्हीं साहित्यों से क्वेश्चन आएगा। उस दुनिया में उतने बस थोड़ी है साहित्य, साहित्य तो उसके अलावा भी है कि नहीं। तो इसको पढ़ने का एक अच्छा तरीका तो ये है कि आप कोई बेसिक किताब उठाओ। एक तो पीवाईक्यू बिल्कुल लगाओ, इसके पुराने क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है ना जहां से आज भी पूछा जाता है भानु किसका पर्यायवाची है, आज भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है सर, कि पुराने क्वेश्चन यदि तैयार करेंगे तो हमको हमारी मैक्सिमम तैयारी यहां पर इसी में कंप्लीट हो जाती है, मैक्सिमम तैयारी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पीवाईक्यू से ही आए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आए, जरूरी थोड़ी है। तो इसके लिए आपको एक कोई बेसिक बुक अपने पास रखनी होती है। कोई बेसिक बुक कोई भी हो सकती है, वो पृथ्वीनाथ पांडे हो सकती है, वो वासुदेव नंदन प्रसाद हो सकती है, वो विनय कुमार पाठक की बुक हो सकती है। कोई भी एक किताब जिसमें ये सारी चीजें दी हुई, वो यदि दिया है तो आपको बिल्कुल उस किताब को रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके सिलेबस की। अब इसमें और क्या है सर, इतना होने के बाद फिर आपका चालू होता है पेडागोजी वाला भाग, ये वाला भाग। अब इस पेडागोजी वाले भाग में आप ये देखिएगा कि वर्ग 3 वाला हिस्सा ज्यादा आसान है। क्या लिखा है सर, इसमें 3 इकाइयां हैं, है ना।
बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का क्या गुण होता है, ये हमको देखना है। ठीक है, कितनी विधियां होती हैं भाषा सिखाने की, वो हमको देखनी है। ठीक है, चारों भाषाई कौशलों का अंतः संबंध, जो सुबोपली के नाम से आप रटे रहते हो, है नी, सुबोपली, ये सुबोपली का ओरिजिन कहां से है, ठीक है, वो हमको देखना है। हमको इसी में पढ़ना होगा पियाजे के संवेगात्मक विकास के समानांतर जो भाषाई विकास होता है उसको। पियाजे 4 चरण बताते हैं ना, उन चारों चरणों के दौरान बच्चे में किस प्रकार से भाषाई विकास होता है ये हमको देखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कथन आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण कथन कहने का मतलब, आपको इसमें चॉम्स्की के कुछ कथन मिलेंगे, है कि नहीं, आपको स्टीफन क्राशन के कुछ नियम मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बाल मनोवैज्ञानिक हैं जिनके वाइगोत्स्की मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, तो इनके कथनों को हमको देखना है। इसी के अंतर्गत भाषा शिक्षण, भाषा अधिगम, ये भी हमको देखना है। भाषा शिक्षण क्या होता है, भाषा अधिगम, है ना, अर्जन और अधिगम ये अवधारणा होती है हमारे यहाँ, सीखने के नाम है सर दोनों। तो ये दोनों चीजें कहां से आई हैं। एलएडी क्या होता है, क्या होता है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन, हाँ मतलब भाषा अधिग्रहण युक्ति। ठीक है, हाँ, एक युक्ति है, एक उपकरण है जो बच्चों के दिमाग में जन्मजात फिट होती है सर, है कि नहीं। कौन दिया था सिद्धांत, चॉम्स्की ने दिया था, है ना। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों की खोपड़ी में पहले से लगा हुआ था ये एलईडी, एलईडी नहीं है ना, बढ़ते रहेगा बार बार नहीं, एलईडी है ये। ठीक है, हाँ, इस एलईडी के माध्यम से बच्चा जिन ध्वनियों को सुनता है उन ध्वनियों में जो पारस्परिक संबंध है, उस पारस्परिक संबंध के आधार पर सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करता है। नाम पढ़ा होगा आपने ये शब्द, नाम सुना है आपने, सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। हाँ, एक यूनिवर्सल ग्रामर बनाता है दिमाग में, और जब भी किसी दूसरी भाषा यानी द्वितीय भाषा को सीखने के लिए जाएगा तो इसी सार्वभौमिक व्याकरण के नियमों के आधार पर उसको सीखने की कोशिश करेगा। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तो अंग्रेजी में आपको अगर अंग्रेजी में ही अंग्रेजी सिखाया जाए ना तो आप नहीं सीख पाओगे। समझ आ रही बात, आपको अगर अंग्रेजी में ही अंग्रेजी सिखाया जाए तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर कोई अंग्रेज आपके साथ आकर के अंग्रेजी में आपको सिखाएगा, अंग्रेजी सीख जाओगे आप। सोचो ना, मान लो मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिस जो जो ब्रिटेन में रहता है और वो उसको दूसरी भाषा नहीं आती, केवल अपनी भाषा आती है अंग्रेजी, और एकदम जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है, एकदम बेहतरीन अंग्रेजी बोलता है, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। अब उसकी मातृभाषा है तो बोलेगा ही, लेकिन वो यदि आकर के आपको सिखाएगा ना तो आप नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे, नहीं सर हमको तो दिमाग में फिट है ना मशीन, हिंदी का व्याकरण, हम कंपैरिजन करके सीखते हैं चीजों को, होता है ऐसा। हाँ, नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, ये संज्ञा के बदले आता है, हाँ ठीक है, पढ़ते हैं ऐसा। तो ये जो सार्वभौमिक व्याकरण है इसका भी बहुत महत्व है, आगे जाके देखेंगे। चारों प्रकार के भाषाई कौशलों को देखेंगे, हर कौशल का विकास करते समय किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग एक शिक्षक के रूप में करना चाहिए आपको, वो देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर बच्चा जो है वो अपने बड़े होने के विकास की अवस्था में है, बड़े होने की अवस्था में, विकास की अवस्था में यदि बच्चा है तो स्वाभाविक सी बात है हर चरण में उसकी एज अलग अलग होगी। 0 से 2 है तो 2 से 7 है तो 7 से 11 है तो 11 से ऊपर, पढ़े हो आप पियाजे का सिद्धांत, है कि नहीं। इस सिद्धांत में हर चरण में बच्चे की बुद्धि लब्धि पर, बुद्धि लब्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, आपने पढ़ा है ये, है कि नहीं। हाँ, ये एज के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकती है, एज के अकॉर्डिंग कम भी हो सकती है। ठीक है, अब यदि बच्चा यहां पर सीखने में तेज है, यहां पर सीखने में तेज है ना, 2 से 7 साल तक की अवस्था है ये,
2 से 7 साल तक की अवस्था है ये, ठीक। यहां पर बच्चा जो है वो सीखने में तेज है, और यदि उसको दूसरी भाषा के संपर्क में लाया गया तो वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा, इसको सीख पाएगा। यहां पर आकर के बुद्धि, मतलब जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी सी इस इस स्थिति की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। यहां पर फिर हम एकदम रूढ़ चीजों को सिखाना बच्चे को चालू करते हैं, साइंस पढ़ा दिए, गणित सिखा दिए, है कि नहीं। प्रयास यहां से चलता है, लेकिन यहां पर आकर के वो कठिन समस्याओं का समाधान करना अब धीरे धीरे सीख चुका होता है, सीखता रहता है कि नहीं। हाँ, तो जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको पता है सर कि इन्हीं एज ग्रुप के बच्चों को आपको डील करना है, 11 से इससे ऊपर, है ना। इसी उम्र के बच्चों को आपको डील करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कि हमको किस एज ग्रुप के साथ कैसा व्यवहार करें, जिससे कि बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ती रहे, है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए ये। तो यही सब तो आपको सीखना है, कहाँ, पेडागोजी में। यही तो सीखना है आपको कि आप एक शिक्षक बनोगे तो शिक्षक होने के नाते आपको आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इन एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि सबको सिखाने का तरीका अलग अलग होता है कि नहीं। अगर 2 से 7 साल तक के बच्चे को अगर मैं गणित का कोई कठिन क्वेश्चन दूं तो वो नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर 11 से अधिक साल के बच्चे को पहली दूसरी का क्वेश्चन दूंगा तो वो आसानी से बना लेगा ना। जोड़ना घटाना नहीं कर पाता क्या, कर लेता है सर, है ना। तो हमको यहां पर सिखाने का अप्रोच अलग होता है, यहां सिखाने का अप्रोच होता है अलग, यहां अलग होता है, हर एज में अलग अलग होता है कि नहीं। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको यही तो देखना है सर, यही तो देखना है आपको, यही तो ऑब्जर्व करना है कि बच्चे में कोई कोई दोष तो नहीं है। अगर दोष है तो उसका निराकरण कैसे करें, यह सब शिक्षक का दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षक केवल आपको पढ़ाने के लिए आपको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको केवल पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तो आप गलतफहमी में हैं। हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान तो चल रहा है सर, चल रहा है ना, लेकिन सार्वभौमिक शिक्षा की भी बात होती है। सार्वभौमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अलग है क्या? हम्म। हाँ, और सार्वभौमिक में हम्म हर विधा उसको बच्चे को सिखाई जाती है कि नहीं। हर विधा उसको विज्ञान से जोड़ा जाएगा तो सर उसको आर्ट से भी जोड़ा जाएगा, है कि नहीं। उसको कलात्मक चीजों से भी जोड़ा जाएगा। बनाते थे ना पुट्ठे का, अरे वो बनाते थे ना, अरे बुढ़े का पुट्ठे का वो मॉडल बनाते थे यार, 3D मॉडल बनाते थे। कब बनाते हैं? इस एज ग्रुप में बनाते हैं आप, 7 से 11 साल या 11 साल से अधिक, इस एज में बनाते हो। इस एज में नहीं बोला जाता आपको, यहाँ बोला जाता है बनाने के लिए, बोला जाता है ना। आजकल तो यहाँ भी चालू हो गया है, प्राइवेट स्कूलों में देखता हूँ, कॉन्वेंट वगैरह में इसमें भी चालू कर दिए हैं। कुछ कुछ बनवा के लाते रहते हैं, एप्पल बना के लाओ तो ये बना के लाओ तो वो बना के लाओ, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बनवाने का सही एज ग्रुप क्या है? ये है सर, 3D मॉडल से जोड़ना, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में शामिल है सर, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब वर्ग 3 के सिलेबस से वर्ग 2 का सिलेबस अलग कैसे है सर? मैंने आपको पहले बताया, यहां पर यूनिट्स जो है वो थोड़े से अलग है सर। यहाँ 6+3 में है, तो यहाँ वर्ग 2 में 7+1 में है। यहाँ 7 अध्याय में क्या है? वर्ण एवं वर्णमाला है, ये सारी चीजें शामिल हैं। शब्द और शब्द रचना पूरा शामिल है, संधि उपसर्ग प्रत्यय समास सब शामिल। शब्द साधन पूरे का पूरा शामिल है। आगे बढ़े आप, शब्द रूप पूरा शामिल है, वाक्य पूरा शामिल है, व्याकरणिक अशुद्धियां पूरा शामिल है, मुहावरे लोकोक्ति पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरा शामिल है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा इसमें। एक्स्ट्रा में क्या है? 3 चीजें। एक तो है सर कारक, सॉरी काल। दूसरा इसमें विराम चिन्ह।
और एक टॉपिक इसमें लिखा है शब्द शक्ति। ये आपको सिलेबस में अलग से देखने को मिलेगा वर्ग 2 के। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा वर्ग बोलता हूं, पेडागोजी वाले भाग में है ना, आपको यहां पर केवल लिख दिया गया है चारों भाषाई कौशलों का विकास, श्रवण पठन लेखन, श्रवण वाचन पठन लेखन, ऐसा लिख दिया है बस। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं है सर कि वर्ग 2 में केवल इन चारों चीजों को पढ़ना है ना, वर्ग 2 में इतने के साथ आपको अलग से पढ़ना होगा इन चारों को। समझ आई कहानी? ये तो पढ़ना ही है अपने को, ये तो बेसिक नॉलेज है। इसके साथ आपको ऐड ऑन करना होगा इन चारों भाषाई कौशलों को। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट यहां पर आपको मिलेगा, यहां शब्द रूप वाले वर्ग 3 वाले हिस्से में यहां मिलेगा बच्चों के भाषाई विकास में त्रुटियों की भूमिका। इसके अलावा असेसमेंट और इवेल्युएशन है। ठीक है, मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो पूरा सिलेबस जब आप देखोगे ना वर्ग 2 और वर्ग 3 का, तब आपको यह समझ में आएगा कि सर शिक्षक भर्ती का सिलेबस बहुत बड़ा है। हालांकि रस छंद अलंकार इसमें नहीं है, बस वही एक हिस्सा है जो इसमें नहीं है, बाकी पूरे का पूरा हिंदी व्याकरण को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पूरा हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस का हिस्सा है। ओके, ठीक है ना, तो पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ना है भाई। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को, इसको समझिए। हम लोग हिंदी व्याकरण को इसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला से कहानी चालू करेंगे और लास्ट में ये कंप्लीट होने पर, व्याकरण वाला भाग कंप्लीट होने पर यहां पर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, भाषा बोध, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदी का विकास क्रम। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ठ हिंदी, देखे हो ना? ये क्वेश्चन आया कहां से? यहीं से आया सर। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे, हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली हमको भाग 17 के कुछ अनुच्छेद देखने पड़ते हैं और इसके अंतर्गत अनुसूची क्रमांक 8 को हमको देखना है। ठीक है, अनुसूची क्रमांक, शेड्यूल क्रमांक 8, ये हमको देखना है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को जब आप देखेंगे ना तो सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले बोलूं कि हम लोग ऐसी तैयारी की तरफ जाएंगे जिसमें एक तो आपका ओवरऑल सिलेबस भी कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, तो सिलेबस का भी कंप्लीशन हो और दूसरा क्वेश्चन के स्तर को आप मैच कर पाए। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब रहेगा क्या? आपके पढ़ने का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमको ये कोशिश करना है कि यहाँ पर जितना भी आप अप्रोच अपना रहे हैं, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उनको एज इट इज सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है बिल्कुल कीजिए। ठीक है, और इसके साथ एक चीज जो अमूमन लोग स्किप कर जाते हैं या जानबूझकर या आलस्य के कारण नहीं करते, वो है प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न अपडेट नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है अपने को। ठीक, तो प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके लिए सवाल ये आता है कि सर बुक कौन सी यूज करें, तो हिंदी के लिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूं
विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक जी को, विनय कुमार पाठक जी की किताब है हिंदी व्याकरण, है ना, हिंदी का व्याकरण। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ये किताब अच्छी है। यदि और ऑप्शन खोज रहे हैं तो मैं आपको एक विकल्प दूंगा वासुदेव नंदन प्रसाद के रूप में। बहुत शानदार किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब। ये भी अगर आपने को लग रहा है कि सर कम दिया है ज्यादा दिया है, तो आप ले सकते हो यहां से पृथ्वीनाथ पांडे की किताब। ठीक है, ये भी अच्छी किताब है। और मन कर रहा है पढ़ने का तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ले सकते हो, बढ़िया किताब है, शानदार अच्छी किताब है। ये चारों नहीं लेना है तो कोई भी किताब ले लेना, लेकिन एक बात मान लो, लूसेंट बस मत पढ़ना, ठीक है। हाँ, लूसेंट मत पढ़ना, कोई भी और किताब ले लेना। रीजन बता रहा हूँ, लूसेंट जो है ना वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कराता है। ठीक है, लूसेंट जो है वो बेसिकली सेंट्रल लेवल में जो एग्जाम होते हैं ना उनके आंसर को आधार बना करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, लेकिन सर यहां पर तो एग्जाम में एग्जाम कौन लेने वाला है, राज्य स्तर की संस्था। और राज्य स्तर की संस्था आंसर लेगी, मतलब क्वेश्चन करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है वो छत्तीसगढ़ के ही पुराने क्वेश्चन को आधार बना करके दावा आपत्ति एक्सेप्ट करेगी, है कि नहीं। तो जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसी किताब से पढ़ो ना जिसके आधार पर आप दावा आपत्ति लगा सको, है नहीं। कोई भी लोकल पब्लिकेशन या किसी इंस्टीट्यूट का जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक के आधार पर कभी दावा आपत्ति नहीं लगता है। दावा आपत्ति कहां लगेगा, किसके आधार पर, ऑथेंटिक किताबों के आधार पर। तो ऑथेंटिक किताबों के हिसाब से ही जब आप पढ़ते हो तब इन चारों किताबों को मैं आपको सजेस्ट करता हूं, है ना। हरदेव बाहरी, ऐसा है, बाहर नहीं है, बाहरी। ठीक है, हाँ। तो इनमें से कोई भी एक किताब अपने पास रखिए। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए या तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, या बेहतर मैं ये कहता हूं कि आप कोई किताब ले लो जो मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी किताब ले लो। अगर फैक्ट उसमें मिसमैच मिल रहा है मेरे पढ़ाने से तो उस फैक्ट को मानना जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, रीजन पुराने क्वेश्चंस को बेस बना करके मैं फैक्ट अपडेट कर देता हूं अपना। ठीक है, पुराने क्वेश्चन को देखोगे, फैक्ट अपडेशन आपका मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो ये है आपके हिंदी का शुरुआती काम, जो आपको पढ़ने के पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के रख लेना चाहिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे हमारे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक, जो होगा वर्ण एवं वर्णमाला। ये टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। क्लियर है, ठीक। चलो, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल।